डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड फिजिक्स की लॉज ऑफ मोशन। थर्ड का यूनिट का ए पार्ट है लॉज ऑफ मोशन। इस यूनिट के अंदर मोस्टली वो टॉपिक्स हैं जो आपने नाइन्थ के अंदर मोशन वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, मोशन वाले में, फोर्स वाले में। ठीक है, लगभग वैसे ही हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जब इस चैप्टर में स्टार्ट होगी, फोर्स। आप सब फोर्स को जानते हैं। फोर्स अपने आप में क्या होता है? पुल भी होता है और पुश भी होता है। हम किसी बॉडी को धक्का भी मार सकते हैं और खींच भी सकते हैं। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द पुल और पुश विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखिए, हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसे चलाने के लिए, तो हम कोशिश कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हैवी बॉडी है तो हम उसको नहीं चला पाते। यदि लाइट बॉडी है तो हल्के से फोर्स से वो क्या हो जाती है, मूव होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए लिखा हुआ है। और कई बार हम रोकने की कोशिश करते हैं, हैवी बॉडी लुढ़कती हुई आपकी तरफ आ रही है तो आप उसको जब रोक पाते हो, यदि वो स्मॉल है तो आप आसानी से रोक लेते हो, और हैवी बॉडी है तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि फोर्स अपने आप में क्या होता है, पुल खींचना और पुश धक्का देना। विच चेंज जो बदल देता है, और ट्राई टू चेंज बदलने की कोशिश करता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आपको याद रखना है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो साइंटिस्ट के नाम पर इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये आगे हम अभी निकाल के भी दिखाएंगे यूनिट्स में, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू में किसके होता है, 10⁵ डाइन। ये अभी आगे नेक्स्ट 2 और 3 पेज के बाद आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है इनर्शिया। इनर्शिया आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इनर्शिया क्या होता है, हर एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने किसी भी स्टेट में चेंज होने का हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। बगैर किसी फोर्स के वो ना तो चल पाएगा, ना रुकेगा, ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इनर्शिया क्या होती है, द इनएबिलिटी, अयोग्यता होती है, ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की वो अयोग्यता होती है, इनएबिलिटी होती है, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। वो अपने आप ना तो अपना चल सकता है, ना रुक सकता है, ना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन। अब आगे हम ये इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, रेस्ट इनर्शिया, डायरेक्शनल इनर्शिया, मोशनल इनर्शिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये आप नाइन्थ में पढ़ भी चुके हैं, रेस्ट मोशन। तो रेस्ट, जब भी आप जो इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़िए वो सेम वही रहेगी। इसमें हम क्या नाम है, स्टेट ऑफ रेस्ट लिखेंगे ओनली, मोशन और डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आपको जैसे नाइन्थ के अंदर बताया भी गया होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, आपको वहाँ पर उन्होंने कारपेट्स का एग्जांपल दिया होगा। जब हम कारपेट को किसी भी स्टिक से बीट करते हैं तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सैंड के पार्टिकल, रेत के, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। तो आप देखते हो जब उसको कारपेट को आप बीट करते हो स्टिक से, तो वो जो सैंड वाले, डस्ट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। या आप इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कोई बस रुकी हुई है और उस बस के अंदर हम बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि हम रेस्ट पर थे और बस एकदम क्या आ गई, मोशन पे। तो हम अपनी उसी पोजीशन पे रहने की कोशिश करते हैं। इसी की वजह से एक मोमेंट के लिए हम क्या होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपको ये याद रखना, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट इनर्शिया। अब इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। इनमें से 1 या 2 न्यूमेरिक एग्जांपल्स आप याद रख लेना और कॉपी में लिख लेना। अब रेस्ट इनर्शिया के बाद हम बात करते हैं मोशनल इनर्शिया की, या इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब इसमें क्या है, रेस्ट वाला वर्ड हट जाएगा, क्या आ जाएगा, मोशन वाला। तो क्या कहोगे, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशनल इनर्शिया। अब इसके भी एग्जांपल आपने देखे हुए हैं। जैसे आप एक घोड़ा चला रहे हैं, घोड़े को स्पीड में ले जा रहे हैं
और एकदम आप घोड़े को सडनली रुक जाता है या रोक देते हैं तो आप क्या होता है, आप आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम घोड़ा तो रेस्ट पर आ गया, हॉर्स तो क्या आ गया, रेस्ट पर, लेकिन आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या था, मोशन पे था। तो आप एकदम कैसे गिरते हो, आगे की तरफ। या सिंपली आप जैसे बस है, बस में बैठे हो, बस चल रही है और एकदम बस ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो आप क्या होता है, आगे की तरफ फॉल होते हैं, क्योंकि बस तो एकदम रेस्ट पर आ जाती है, आपका नीचे वाला पोर्शन तो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, मोशन में। इस वजह से आप आगे की तरफ गिरने लग जाते हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि जब भी बस के छत पर, रूफ पर जो लगेज रखे जाते हैं उनको रस्सियों के रोप के सहारे टाइटली बांध के रखा जाता है, टाई करके रखा जाता है, टाइट करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम बस ब्रेक मारेगी, यदि आपने रस्सी से नहीं बांधा है तो वो लगेज क्या होगा, आगे गिर जाएगा रोड पर। और इसी वजह से हम रोप की सहायता से, मदद से हम उनको जो लगेज होते हैं उनको क्या नाम है, बांध के रखते हैं रूफ पर, जो बस की रूफ पर होते हैं, ताकि एकदम बस ब्रेक मारे तो वो जो लगेज है वो तो क्या है, मोशन में, और बस क्या आ जाएगी, रेस्ट पर। क्लियर? इसी वजह से अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे डायरेक्शनल इनर्शिया। अब आप सबको पता है कोई भी व्यक्ति यदि सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट ही जाएगा, कभी भी वो टर्न नहीं करेगा। जैसे कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को आप क्या नाम है, सीधा किक करते तो सीधी जाएगी, जब तक वो वापस नहीं आएगी या उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जब तक वो सेकंड प्लेयर उस पर क्या करेगा, दोबारा किक मार के वो आपकी तरफ ना फेंक दे, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो डायरेक्शनल इनर्शिया क्या है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड डायरेक्शनल इनर्शिया। ये आपने पढ़ा भी हुआ है कि भाई, पढ़ा भी हुआ है कि जैसे हम एक स्टोन को थ्रेड से या स्ट्रिंग से बांधते हैं और उसको हम ऐसे घुमाते हैं सर्कल में ऊपर की तरफ, तो आप देखते हैं कि यदि मतलब जब तक हम फोर्स लगाते रहते हैं तो वो कैसे मूव करता रहता है, सर्कल में मूव करता रहता है। लेकिन जैसे स्ट्रिंग टूट जाती है तो कैसे जाता है, टेंजेंशियली जाता है, स्ट्रेट लाइन में। तो क्या मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करता है जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगा जाए। जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो वो कैसे मूव करने लग जाता है, सर्कल में, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। अब हम इसके बाद ये देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पॉजिटिव फोर्स और एक क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स का मीनिंग आप यहाँ से इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे इसने लिखा है रिपल्सिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव। अब देखते हैं, दो चार्ज हैं, यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और आप यदि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेम चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो दोनों चार्ज पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, वो हमेशा रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स होता है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आप देखिए नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल देते हैं। और नेगेटिव, सेम चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्शन होगा और डिफरेंट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं मोमेंटम पर। अब देखिए, आपने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम को यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम भी बोल देते हैं। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उस मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और जब वो सर्कल में मूव करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे बेटा। तो आपको पता है मोमेंटम अपने आप में क्या होता है, मोशन होता है, मूवमेंट करना, चलना। तो अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी विच इज मूविंग, द अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body which is moving, it is of two types। अब देखिए जो लिखा था, लीनियर मोमेंटम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसकी आपने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी विच इज अंडर लीनियर मोशन। तो लीनियर मोमेंटम का आपने फॉर्मूला याद रखना है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू ए मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, और मास हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एरो से शो किया हुआ है, और आप ये यूनिट्स अब आसानी से निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने फर्स्ट यूनिट में किया था। क्लियर? अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यदि किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है, यदि हम चेंज नहीं करते, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती जाएगी उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, मोमेंटम। तो याद रखना, यदि मास कांस्टेंट है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं, लीनियर मोशन भी कह देते हैं।
अब देखिए इन्होंने क्या करा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट ले ली, तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के, दोनों पे डिपेंड करता है। तो अभी ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर और स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब यहाँ पर ये कुछ बातें बताई गई हैं कि वहन, अब आप ये देखिए, वहन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास m1 एंड m2 हैव सेम लीनियर मोमेंटम, ये कंडीशन दी हुई है कि कोई दो बॉडीज हैं उनका मास तो सेम डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम क्या है, सेम। तो P1 इक्वल टू P2 हो गया, तो P1 क्या हो जाएगा, तो m1 v1 और m2 v2, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो आप ये देखिए, अब मैं ऊपर आया हूँ, m1 v1 इज इक्वल टू में m2 v2, और इसको चेंज करेंगे तो v2 अपॉन में v1 इज इक्वल टू में m1 अपॉन में m2। तो आपको यहाँ से दिख रहा है वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। मास कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपको याद रखना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडीज हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा या मोमेंटम वेरी इनवर्सली एज देयर मासेस। डैट इज हैवियर बॉडी का हैज स्मॉलर वेलोसिटी होगी और लाइटर बॉडी की हमेशा क्या होगी, ग्रेटर वेलोसिटी। याद रखना, हैवी बॉडी की स्मॉल वेलोसिटी, लाइटर बॉडी की लार्ज वेलोसिटी। इसी वजह से व्हेन p कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या है, 1/m। मास को चेंज करोगे तो ग्राफ इस तरह का आएगा, आप बना के भी देख सकते हैं। और इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब ये जो टॉपिक यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का इन्होंने यहीं बता दिया है, लेकिन ये इसकी जो डिटेल है वो आपकी जो डिटेल आएगी यूनिट 5th के अंदर। तो यहाँ पर इस टॉपिक को अभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वैसे याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। वहाँ क्या था, लीनियर पाथ, यहाँ क्या है, सर्कुलर पाथ। तो L इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, तो L इक्वल टू क्या था, m क्रॉस v। इसका क्या होगा, L इक्वल टू m ब्रैकेट्स में r क्रॉस p। ये आपको याद रखना। और यहाँ से मास की यूनिट किलोग्राम, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और p का फॉर्मूला क्या होता है, mv। आपने अभी पढ़ा, ये p इक्वल टू क्या होगा, mv। तो इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट आएगी ये आपको डिटेल्ड में बाद में बता दी जाएगी, तो आप जस्ट यहाँ याद रख लेना इसको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। क्लियर। इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डिटेल बाद में करेंगे। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ आपने पुट करना है। मान लो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क में, तो यहाँ क्या आएगा, वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी लिख देते हैं तो यहाँ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब आपको इसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्लियर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा ही हुआ है कि भाई यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो वो हमेशा क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। तो अकॉर्डिंग टू इट, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन देन इट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन until some external force do not apply या compel him to change its state. It is also called law of inertia, क्योंकि law of inertia क्या कहता था, वो भी यही कहता था कि कोई भी बॉडी जब तक नहीं चलेगी, जब तक नहीं रुकेगी, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेम है। इन दोनों की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, लेकिन दोनों की जो सिग्निफिकेंस है डेफिनेशंस का वो सेम है, याद रखना। तो आपको अभी क्या बताया, अकॉर्डिंग टू इट इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन देन इट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन until some external force applied on it. ओके। अब हम इसके बाद बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग या अप्लाइड ऑन द बॉडी। और आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। ऐसा तो नहीं है फोर्स आप आगे लगा रहे हो किसी बॉडी पर कि वो पीछे चली जाए अपने आप, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा जो भी चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे समझा रखा है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब आप देखिए यहाँ फोर्स लगा रहे हैं एक बॉडी पर जिसका मास क्या है m, वेलोसिटी क्या हो गई v, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया p इक्वल टू mv, और फोर्स कितना लगाया f। और अब देखो आपने पहले वो मूव कर रही थी जिस वेलोसिटी से u से, मान लीजिए जैसे आप फोर्स लगाओगे उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो उस वेलोसिटी को आप क्या मान लीजिए v। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई बॉडी है, पहले वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u से, आपने फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v, तो मोमेंटम में चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम होगा और एक क्या होगा फाइनल, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या हो गया mv, इनिशियल क्या है mu, तो mv माइनस mu कर सकते हैं। अब देखो यहाँ डेल्टा p, डेल्टा यहाँ पर चेंज को शो करता है, याद रखना। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया, हमने फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए, डेल्टा t। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, पहले कोई और टाइम था फिर कुछ और टाइम हो गया, तो स्मॉल टाइम के लिए। तो ये रेट ऑफ चेंज मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी रेट की बात आती है, जिसकी भी रेट की बात होगी उसके अपॉन में क्या आएगा, टाइम, रेट यानी टाइम। अब यहाँ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो लीनियर मोमेंटम ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। जैसे आप कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v/t होता था, वो क्या होता था, एक्सेलरेशन। तो आपने यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ गए, डेल्टा p/डेल्टा t। अब ये देखिए, और आपको अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, फोर्स। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t। ओके, अब आप आगे देखिए, मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि आप डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, तो ये डेल्टा टाइम यदि बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी इसका मीनिंग क्या होता है, लिमिट के केस में मैंने बताया था, पिछले यदि वीडियो ध्यान से देखेंगे कि डेल्टा टी एरो का मतलब है टेंड्स टू जीरो, लगभग किसके इक्वल है, जीरो के। ये तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के कॉन्स्टेंट आ गया के, और यहाँ पर हम के को आखिरी में 1 पुट कर लेंगे। ये हमारी पोजीशन है कि के इक्वल टू क्या है, 1। यदि टाइम टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के इक्वल होता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था ये डेल्टा हमेशा डी में चेंज हो जाता है। डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी में। तो आप देखिए डी में चेंज कर दिया। अब आपको पीक पता है, मास इनटू वेलोसिटी। आपको ये पहले वीडियो में बताया था, डिफरेंशिएशन के अंदर जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, कांस्टेंट चीज़ होती है, वो हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो आप देखिए के तो कांस्टेंट है, मास भी बॉडी का हम मान के चलते हैं, नॉर्मल केसेस में कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ गया आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। ये d/dt को हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो dv/dt हो गया। और आपने सेकंड यूनिट के बी पार्ट में पढ़ा था dv/dt क्या होता है, a। तो हमने सिर्फ क्या किया बेटा, यहाँ पे F इक्वल टू k डेल्टा p/डेल्टा t। डेल्टा को किस में चेंज कर दिया, d में, और d अपॉन में dp अपॉन में dt, p की वैल्यू रखी mv, मास क्या है कांस्टेंट, मास आउटसाइड द ब्रैकेट्स ले लिया, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या हो गया, km में, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट हम SI सिस्टम में क्या मान के चलेंगे, 1। F इक्वल टू क्या हो गया, m में, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमेशा एरो लगाएंगे, स्केलर फॉर्म यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म बोलते हैं बेटा, यहाँ स्केलर ना कहकर हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऊपर से एरो हटा देते हैं, F इक्वल टू m में। अब आपको पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। और अब आप इसको यहाँ से हम आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप न्यूमेरिकल नंबर 1 को एक बार देखना, खुद बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये कहता है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं कर रहे, मास दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, 2 से कितनी कर दी, 5। तो 2 क्या हो गया, u, और 5 क्या हो गया, v, इन 25 सेकेंड। आपको t भी दे दिया, तो देखिए u मिला हुआ है, v दिया हुआ है, m दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो आपको पता है क्या निकालना है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होती। आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला भी कराया है, F इक्वल टू क्या होता है, m में, m, और आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v माइनस यू अपॉन में t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस हैं, डेली वीडियोज में 4 पेजेस कवर करेंगे हम,
और इस तरीके से आप ये यूनिट्स ख़त्म करेंगे और आपको याद करना है इसको अच्छी तरह।